हेलो बच्चा पार्टी, आज हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन की। जो हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, यानी कि उसकी कुछ डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें उसके वेक्टर फॉर्म से भी डील करना पड़ेगा कि वेक्टर फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली प्रीवियस क्लास में जैसे हम लेके चले थे वैसे ही लेके चलेंगे। देखो, कोई भी दो मास मान लिए, एक m1 मास है, एक m2 मास है, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है। अब चीज़ें क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ये हमें किसने बताया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने। क्या बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। किसकी वजह से? उन दोनों के मास की वजह से, है ना। अट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब क्या है? दोनों को खींचेगी, यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है कि नहीं। तो हमने मान लिया कोई भी दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। m1 पे फोर्स लग रहा है F12, m2 पे फोर्स लग रहा है F21। F12 और F21 क्या है? ये देखो वेक्टर लिए हमने। वेक्टर क्या है? ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं। F12 का मतलब समझो, देखो ध्यान से। F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या हुआ? एक पे फोर्स लगने वाला किसकी वजह से? दो पे। यानी कि हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर A पे फोर्स बताना है, F को वेक्टर लगा के अगर हम ये लिखे AB, FAB, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स A पे कितना लग रहा है? B की वजह से। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक पे लगने वाला दो की वजह से। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं F12। ऐसे ही F21 क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, एक की वजह से दो पे लगने वाला फोर्स। अब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो F12 इस साइड हो जाएगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो F21 इस साइड हो जाएगा। आई बात समझ में? दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया R, यहां से यहां तक का। अब एक चीज़ और लिखी हुई है, ये R12 और R21। R12 क्या दिखा रहा है? एक ऐसा वेक्टर जो कि कहां से कहां है? 1 से 2 की तरफ। R12 का क्या मतलब होता है? एक ऐसा वेक्टर जो 1 से 2 की तरफ है, यानी कि मास m1 से m2 की तरफ है। ऐसे ही R21 क्या हो जाएगा? जो 2 से 1 की तरफ है, यानी कि यहां से और इस साइड जा रहा है। जो डायग्राम में जो चीज़ है वो क्लियर है अब तक? ठीक है, हमने यही चीज़ अब डिफाइन कर दी। सारी चीज़ें जो हमने मानी है वो बतानी तो पड़ेगी ना एग्जामिनर को, हमने क्या क्या लेके चल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट R12 कैप। देखो मैंने ये कैप लिखा है यहाँ पे लिखा था वेक्टर, और ये है कैप। कैप का मतलब क्या होता है कि वो कैसा वेक्टर है? एक यूनिट वेक्टर है। और R12 यानी कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B। ठीक है, ऐसे ही यूनिट वेक्टर R21 क्या हो जाएगा? ए यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A। F12 और F21 तो हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन A बाई B, ऐसे ही ऑन B बाई A। इतना क्लियर है यहाँ तक? जो चीज़ें यहाँ पे वही हमने डिफाइन की है। अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या चीज़ पढ़ी है कि फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? Gm1m2 अपॉन r²। इतना तो हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि इस साइड वेक्टर लेके चल रहे हैं, तो इस साइड भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तो क्या है? ये तो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी आई है। अब स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है, हमें स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है ना। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? किसी भी स्केलर चीज को डायरेक्शन देना। ठीक है, उसको डायरेक्शन देने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? यूनिट वेक्टर से। अब हमने कौन से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है? देखो R21, यानी कि जो फोर्स 1 पे लग रहा है 2 की वजह से। ठीक है, तो हमने R21 कैप से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ये डायरेक्शन ली है हमने। ठीक है, और फोर्स इस पे किस डायरेक्शन लग रहा है? इस डायरेक्शन में। यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो हमने डायरेक्शन ली है वो क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। वेक्टर में जब कोई भी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन आती है तो हम इसको किससे बताते हैं? माइनस साइन से। आई बात समझ में? किससे बताते हैं? माइनस साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। माइनस साइन किसको बता रहा है कि F12 और R21 की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है, और ये आपके पास स्केलर है, ये तो आप पढ़ाई है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से।
क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आपको भी लिखना है ये, ठीक है। अब ये तो आ गया F12, यानी कि 1 पे कितना लग रहा है 2 की वजह से। अब कुछ फोर्स 2 पे भी लगेगा 1 की वजह से, वो कैसे लिखेंगे? सेम उसी तरह लिख दो, ये सिमिलरली का साइन होता है। सिमिलरली कैसे लिख दिया? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या ले ली इस बार? R12 ले ली। अब इसकी डायरेक्शन फिर से अपोजिट आ गई। अपोजिट आ गई तो हमने क्या लगा दिया? आगे माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो R12 कैप और R21 कैप, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? दिमाग लगाओ, मैग्नीट्यूड कितना है? ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। डायरेक्शन क्या है? एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में, अपोजिट है, तो माइनस साइन लगा के दोनों को बराबर लिख दिया हमने, ठीक है। इतना क्लियर है? अब इन दोनों में से किसी में भी R21 की जगह या तो R12 लिख लो, या यहाँ पे R12 की जगह R21 लिख लो। इन दोनों में से किसी को भी रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मान लो इसकी जगह R12 की जगह हमने माइनस R21 रख दिया, तो माइनस R21 रखेंगे तो ये R21 हो जाएगा, माइनस साइन आगे चलाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये दोनों चीज़ देखो, ये दोनों चीज़ देखो, सब कुछ बराबर है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो F12 है वो इक्वल है माइनस F21, ठीक है। यानी कि 1 पे 2 ने जितना फोर्स लगाया उतना ही 2 ने 1 पे फोर्स लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या मतलब हुआ कि 1 पे 2 ने जितना फोर्स लगाया उतना ही 2 ने 1 पे लगाया, लेकिन किस पे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो बात हमने पहले सुनी हुई है कहीं पे। कहाँ पे सुनी है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बात थी? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा उसी पे उतना ही फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 फोर्स आए हैं ना, ये दोनों एक तरीके से एक्शन और रिएक्शन पेयर है। यानी कि एक अगर एक्शन कर रहा है तो दूसरा उस पर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों किसको सेटिस्फाई करते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। बात क्लियर है यहाँ तक? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, ठीक है। अब एक खास बात हो रहा है यहाँ पे, देखो ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है? मान लो इन दोनों का सेंटर ये है, ये M1 है, ये M2 है, इन दोनों का सेंटर ये कहाँ पे लग रहा है? इस साइड में। ये कहाँ पे लग रहा है? इस साइड में। यानी कि ये भी सेंटर की तरफ लग रहा है, ये भी सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि F12 एंड F21 आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर्स ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कौन सा होता है? एक तरीके से सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स कौन सा होता है? जो सेंटर की तरफ लगता है। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे जाके जब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे ना उसमें काम आएगा। आया? ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें हमने छोटी छोटी पढ़ी हैं उनके हिसाब से हम कुछ निचोड़ निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ फीचर्स बता सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये चीज़ें सब हमने पढ़ ली है। क्या है? देखो पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि यहाँ पे मीडियम का कोई काम नहीं होता। चाहे कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स पानी में रखी है, चाहे हवा में रखी है, चाहे स्पेस में रखी है, दूध में रखी है, कोका कोला में रखी है, कहीं पे भी रखी है, ठीक है। क्या मतलब है हमें कि मास से और उनके बीच के डिस्टेंस से मतलब है। आई बात समझ में? ठीक है। दूसरी चीज़ अभी अभी क्या पढ़ी है कि जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, करता है नहीं करता? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या समझ में आई कि ये जो होता है एक तरीके से सेंट्रल फोर्स होता है। कौन सा? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री पोजेस करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो पूरे इस पे, पूरे सेंटर पे, मतलब पूरे सर्कल पे, हर पॉइंट पे इसका जो फोर्स लगेगा वो बराबर लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस तो हर जगह आर रहेगा ना। मान लो ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम यहाँ पे रखा है, स्मॉल एम यहाँ पे रखा है।
अगर ये दोनों बराबर है, आर तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा, यानी कि स्फेरिकल सिमेट्री को फॉलो करता है, हर जगह सेंटर पे ही लगता है। अगर ये यहाँ पे है कंप्लीट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ पे है तो यहाँ पे, यानी कि हर जगह सेंटर की तरफ लगने वाला, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, एक चीज़ और हमें क्या पढ़नी है कि ये जो फोर्स है ये एक तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स बताओ क्या होता है? जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा फॉलो किया गया है। ठीक है, अगर मान लो ये हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो या फिर हम यहाँ ऐसे जाए या फिर ऐसे जाएं, ठीक है, तो हमें किससे मतलब है? इन दोनों के मास से मतलब है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मतलब है। हमें ये रास्ते से मतलब नहीं है कि कौन से रास्ते से होके गया है, हमें सिर्फ मास और डिस्टेंस से मतलब है। ठीक है, आया इतना समझ में? और आगे हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना, वो इस बात से डिपेंड नहीं करेगा कि थर्ड कोई ऑब्जेक्ट रखी है या नहीं रखी, यानी कि तीसरी किसी ऑब्जेक्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी कि जो हमारी धरती होती है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी कैसे निकालते हैं। ठीक है, या फिर हम कहें कि जो 3 केस पढ़ेंगे अब यहाँ पे, एक तो सरफेस पे अर्थ के 3 केस हो सकते हैं ना, मान लो ये छोटी सी अर्थ है हमारी, छोटी नहीं है बहुत बड़ी है, ठीक है, एक हम इस पॉइंट में निकालें यानी कि सरफेस पे, एक थोड़ा सा ऊपर जाके निकालें और एक थोड़ा सा नीचे यानी कि थोड़ी सी डेप्थ में जाके। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। अर्थ को हमने मान लिया कोई भी एक स्फेयर है अर्थ, यानी कि एक गोलाकार है, ठीक है, जिसका कि रेडियस है वो r है, ठीक है, और यूनिफॉर्म डेंसिटी है रो, इसे हम क्या बुलाते हैं? रो। ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी मान ली, यानी कि हर जगह इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। अब डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास यहां से क्या आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब हम क्या मान के चल रहे हैं? इसको स्फीयर मान के चल रहे हैं। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो वॉल्यूम क्या लिख लेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी कितनी है? रो। तो ये आपके पास आ गया मास, कितना? कैपिटल M। इतना क्लियर है? अब देखो, सबसे पहला केस हम मान के चलते हैं, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? ए पॉइंट विच इज अबव द अर्थ सरफेस, एक ऐसा पॉइंट जो कि अर्थ सरफेस से ऊपर है। ठीक है, ये हमने एक अर्थ सरफेस मान ली और ये कोई भी पॉइंट मान लिया M। ऐसे ना बना के आप डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है M। ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है आपका R। ये कहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं? इस मास का सेंटर ऑफ अर्थ से, अर्थ के सरफेस से नहीं, सेंटर ऑफ अर्थ से। अर्थ का रेडियस कितना माना है? R। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या बता सकते हैं, जो R है स्मॉल r वो बड़ा है किससे? कैपिटल R से। ठीक है, कोई भी मास यहाँ पे रखा है M। हम इस केस में मान के चलते हैं कि जो अर्थ है पूरी, इसका जो सारा मास है वो कंसंट्रेटेड रहता है इसके सेंटर पे, यानी कि ओवरऑल जो मास है अर्थ का, हमने मान लिया कि वो सारा इकट्ठा हो रखा है सेंटर पे, इसीलिए जो हम इसका डिस्टेंस है ना वो सेंटर से मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F=G कैपिटल M स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। ये तो हमने क्या से पता लगाया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। R क्या होता है? R इज ग्रेटर देन R, यानी कि ये जो रखी है ऑब्जेक्ट, ये रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अबव द सरफेस होना चाहिए। क्लियर है? इसी को ही हम एक शेल थ्योरम में भी पढ़ते हैं। यही चीज़ मैंने आपको इसलिए वो चीज़ नहीं पढ़ाई है कि इस टॉपिक में वो चीज़ भी कवर हो जाएगी, तो अलग से करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये शेल थ्योरम को ही हिस्सा है, ये चीज़ बताती है ना। शेल थ्योरम क्या बताती है कि कोई भी एक सर्कुलर शेल है, ठीक है, सर्कुलर शेल है, तो उसके जो अबव रहता है, यानी कि सरफेस से बाहर जो ऑब्जेक्ट रहती है, जब इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो इस चीज़ को हम एक कंप्लीट बॉडी मानते हैं।
इकट्ठी एक बॉडी मानते हैं जिसका कि जो मास है वो कहाँ पे होता है, पूरा सेंटर पे। ठीक है, वही चीज़ हमने मान के चलिए। ये तो था सिंपल सा आपका अबाउ द सरफेस। ऐसे ही बिलो द सरफेस कैसे निकालेंगे? बिलो द सरफेस यानी कि एक गड्ढा खोद के हम थोड़ा सा इस मास को नीचे की तरफ ले गए। ठीक है, अब शेल थ्योरम, पहले ये देखो डेप्थ कितनी ले गए हम, r माइनस आर। ये r क्या है? कैपिटल R है रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल r क्या है? सेंटर से उस मास का डिस्टेंस। इस बार क्या है? स्मॉल r क्या है? छोटा है कैपिटल R से। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो d है यानी कि डेप्थ है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब हमने देखा कि जैसे जैसे हम अर्थ में अंदर की साइड मूव करते हैं, एज वी मूव इनसाइड द अर्थ with depth d, outer sphere does not exert any force on mass। ठीक है, हम देखते हैं, मान लो ये एक अर्थ है पूरी। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल रखा है, जैसे जैसे हम इसको नीचे लेके गए यानी कि पार्टिकल को यहाँ पे ले आए, तो इसका इस केस में ये जो कंप्लीट सर्कल बनता है एक छोटा सा, यानी कि डिस्टेंस से, सेंटर से ये जो सर्कल बनता है इस पॉइंट का, अब इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, ये जो बाहर वाला सर्कल है ना, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि जीरो फोर्स। ठीक है, सिर्फ फोर्स लगता है अंदर जो स्फीयर बचता है ना। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया तो फोर्स लगेगा इस वाले से। अब थोड़ा सा और नीचे लाए तो फोर्स लगेगा इस वाले से, थोड़ा और नीचे लगाए तो फोर्स लगेगा इस वाले से, यानी कि बाहर के जो निकलते जाएंगे वो कैंसिल होते जाएंगे। ये भी किसने बताया आपको? शेल थ्योरम ने। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द इनर स्फीयर, वो कितना हो जाएगा? इनर स्फीयर का मास हमने मान लिया mr। ठीक है, और इसका मास कितना है? m। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिख सकते हैं? gm इंटू एम आर बाई आर स्क्वायर। r क्या है? स्मॉल r, सेंटर से डिस्टेंस मास का। ठीक है, अब mr निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस छोटे से सर्कल का मास कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी तो हर जगह बराबर है, तो वॉल्यूम इस बार किसकी होगी? इसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इस बार रेडियस क्या है? स्मॉल r इंटू डेंसिटी। निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो क्यों ना हम इसको कैपिटल R क्यूब से मल्टीप्लाई कैपिटल R क्यूब से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को काट के वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस R क्यूब को बाहर ले आओ, इस कैपिटल R क्यूब को यहाँ ले आओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4/3 कैपिटल R क्यूब रो इंटू ये आ जाएगा। अब इसका वैल्यू हमें पता है, ये क्या है? ये तो कंप्लीट मास ऑफ अर्थ है ना, है कि नहीं? ये अभी देखा हमने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? gm अपॉन आर स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से ये एक दो कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? gm r अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आ गई आपकी फॉर्मूला किसके लिए? जो कोई भी डेप्थ होती है, यानी कि इसके अंदर जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं, तब आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। सिर्फ याद रखने वाली बात क्या थी कि जो बाहर का स्फीयर है उसको कैंसिल कर दो, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर को ले लो। ठीक है, अब बात बचती है पॉइंट ऑन द सरफेस। अबाउ द सरफेस देख लिया, बिलो द सरफेस देख लिया, अब देखते हैं ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल का डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है? r, और यही क्या है? रेडियस है, यानी कि कैपिटल R भी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल है? कैपिटल R के। तो इस फॉर्मूला में ये लिख दो, ज़्यादा क्या जाना, इस फॉर्मूला में रख दो। r की जगह कैपिटल R रखोगे तो क्या आ जाएगा? एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना? अब मान लेते हैं ये जो मास है ये कोई भी ग्रेविटेशनल g एक्सेलरेशन महसूस करता है। ठीक है, अगर इस सरफेस पे रखा है तो इसको कुछ एक्सेलरेशन महसूस होगी ना, ग्रेविटी महसूस होती है। वो ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स है किसी मास पे तो एक्सेलरेशन भी होगी, क्योंकि F = m में होता है। ठीक है, तो वो हमने मान लिया। फोर्स कितना लग रहा है? जितना उसका वेट है उतना ही फोर्स लग रहा है, यानी कि F = mg। और ये किसके इक्वल है? ये कौन सा वेट है? जितना फोर्स अर्थ उस पर लगा रही है, यानी कि इसको कितना फोर्स महसूस होगा, जितना फोर्स ये अर्थ लगाएगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ से g की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ गया आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या हम ये लिख सकते हैं कि स्मॉल g और कैपिटल G में ये रिलेशन आ गया एक। ठीक है, आया इतना समझ में?
इस लेक्चर में इतने रखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।